नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य की श्रृंखला में हम इस समय आदिकाल जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आदिकाल में इस समय हम पृथ्वीराज रासो को जो है टारगेट कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो में मैंने आपको कथानक और मुख्य बिंदु जो है वो बता दिए थे, और आज हम उसकी प्रामाणिकता के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको पता है कि अभी मदर्स डे था, और आप सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी मदर्स डे की। तो आप सभी को मैं एक बार बहुत बड़ा वाला मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ। और देखिए, जो मातृ दिवस है उसको मनाने का कोई एक दिन नहीं होता, क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारी माँ होती है, उनका ऋण चुकाना जो है वो असंभव होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मातृ दिवस मनाने से, मातृ दिवस मनाने से और माँ को एक इस उपहार देने से ही वो ऋण जो है उसको हम चुका सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर कभी एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम ऐसे कुछ काम करते हैं तो अच्छा लगता है ना, खुशी मिलती है। तो आप सभी को भी बहुत सी शुभकामनाएं, और मैं आप सभी से यही आशा करूंगी कि अपनी माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, और जो भी उन्होंने सोचा है आपके लिए, या आप जो भी चीज़ देकर उन्हें खुशी जिससे मिलती है, आप उन्हें वो खुशी दीजिए और उनके सपनों को साकार कीजिए, मेहनत कीजिए, और ज़रूर सपने साकार होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलते हैं पृथ्वीराज रासो की ओर। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक कहा, कुछ ने अप्रामाणिक कहा, और कुछ ने अर्ध प्रामाणिक कहा। तो किस किस ने क्या कहा, ठीक है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए देखिए, अर्ध प्रमाणिक, प्रामाणिक और अप्रामाणिक, इन तीनों के विद्वानों, अलग अलग विद्वान हैं मानने वाले। तो इनका मैं वीडियो आपको ट्रिक के साथ एक अलग से दूंगी, लेकिन आज मैं वो तथ्य बता रही हूँ आपको, जिससे ये आपको ये पता चलेगा कि इसको क्यों प्रामाणिक माना गया, क्यों अप्रामाणिक माना गया। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रामाणिकता के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसको प्रामाणिक मानने वाले जो थे वो कर्नल टाड, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये लोग थे। ये विद्वान जो थे ये प्रामाणिक मानते थे। जबकि अप्रामाणिक कौन मानते थे? डॉक्टर बूलर, श्यामल दास, मुरारीदीन, गौरीशंकर ओझा और पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये लोग थे, ये जो विद्वान थे ये मानते थे अप्रामाणिक पृथ्वीराज रासो को। तो बात ये आती है कि क्यों प्रामाणिक माना गया, क्यों अप्रामाणिक माना गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर ये जान लें कि अप्रामाणिक क्यों माना गया, क्या कारण थे, ठीक है, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़े उद्धारकर्ता, ये क्वेश्चन आता भी है कि पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़ा उद्धारकर्ता किसको माना गया है, तो वो है कर्नल टाड। ठीक है, कर्नल टाड जो कि जो शोध कर रहे थे पृथ्वीराज रासो पर, तो उन्होंने क्या कहा, कर्नल टाड ने ये बात कही थी कि वास्तव में पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है। ठीक है, और भी विद्वान थे जिन्होंने प्रामाणिक कही थी। तो कैसे सिद्ध किया प्रामाणिक को, प्रामाणिक है ये बात कैसे सिद्ध करी, इसको जानने के लिए अप्रामाणिक क्यों था ये पृथ्वीराज रासो, इसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अप्रामाणिक क्यों माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, इसके कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डॉक्टर बूलर जो थे, डॉक्टर बूलर ने ये कहा, डॉक्टर बूलर की टिप्पणी, ठीक है, डॉक्टर बूलर ने ये कहा था कि पृथ्वीराज रासो की जितनी भी घटनाएं हैं, पात्र हैं, ये सब अप्रामाणिक हैं, इनका कोई मेल जोल नहीं है। ये इतिहास जो है, ये ऐतिहासिक घटनाएं बेवजह लिखी गई हैं, केवल कल्पना मात्र हैं, क्योंकि ये काव्य है, काव्य में कल्पना की गई है, तो ये सिर्फ कल्पना मात्र है, इसका इतिहास से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बात बूलर ने कही। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर टिप्पणियां दी, सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक मानने के कारण थे वो दिए थे पंडित ओझा ने। इनका पूरा नाम था पंडित गौरीशंकर ओझा। ठीक है, तो गौरीशंकर ओझा जी ने ये आक्षेप लगाए थे पृथ्वीराज रासो पर। क्या आक्षेप लगाए थे? तो देखिए, पहला आक्षेप है घटना वैषम्य का। पहला आक्षेप क्या है हमारा? घटना वैषम्य, यानी घटनाएं जो दिखाई गई हैं, जो वर्णित की गई हैं पृथ्वीराज रासो में, उन घटनाओं में विषमता नजर आती है। मतलब वास्तव में जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं थीं, ठीक है, उन घटनाओं से इस
काव्य में, इस काव्य में जो घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं विषमता है। ठीक है, दोनों की तुलना करने पर विषमता नजर आती है, विषमता महसूस होती है। कैसे? देखिए, जितने भी शिलालेख मिले आगे पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ताम्रपत्र मिले, इसके अलावा एक जो है एक ग्रंथ और मिला था पृथ्वीराज विजय नाम का। ठीक है, आपको मालूम है जयानक भट्ट ने लिखा है ये, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ, ये जो किताब जो है बाद में जब आई, ठीक है, ये पहले पृथ्वीराज रासो जो है ये पहले देखी गई, लेकिन उसके बाद ये ग्रंथ जो है मिला था विद्वानों को, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट का लिखा हुआ। तो जब इसको देखा, ठीक है, इसके पन्नों को पलट कर देखा, इस पर विचार करके देखा, तो ये देखा कि इसकी जो घटनाएं हैं वो पृथ्वीराज रासो के की ऐतिहासिकता से बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी जो इतिहास कहता है पृथ्वीराज रासो के विषय में, वो बिल्कुल इसकी घटनाओं से मिलता जुलता था। ठीक है, यानी जो पृथ्वीराज विजय है उसकी घटनाएं तो अधिक मिल रही थी, लेकिन पृथ्वीराज रासो की जो घटनाएं थी वो वास्तव में उसमें घटना वैषम्य था, वो घटनाएं बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और अब ये क्यों नहीं मिल रही थी? देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। पहली चीज, अधिकांश नाम घटनाएं इतिहास सम्मत नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं जो कि इतिहास सम्मत नहीं है। जैसे कि देखिए, संयोगिता, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, चंद्रवरदाई, ठीक है, और आपका जयचंद, ये कुछ नाम हैं जो वास्तव में ऐतिहासिक हैं। और ये सब उनका जब इतिहास लिखा गया तो उन सब मतलब उनके इतिहास में ये सारे नाम आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ राजा ऐसे थे, विभिन्न राजाओं के नाम थे उस समय के, जो कि उनके वंश से रिलेटेड थे, जो कि उनके चारों तरफ जो क्षेत्र था उनका, ठीक है, विभिन्न राज्य थे, उनके राजाओं के नाम थे। तो वो राजाओं के जो नाम थे, इसके अलावा और भी कई अन्य नाम थे, वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे ऐतिहासिकता से। ठीक है, तो इतिहास जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अधिकांश नाम और घटनाएं जो इतिहास सम्मत नहीं थी। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ये बनता था कि परमार, चालुक्य और चौहानों को अग्निवंशी माना गया था। मतलब ये कहा गया पृथ्वीराज रासो में कि जो परमार, चालुक्य और चौहान वंश के जो शासक हुआ करते थे, जो लोग थे, उनको अग्निवंशी माना गया। ठीक है, किसमें? पृथ्वीराज रासो में। लेकिन वास्तव में इतिहास में इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात गलत सिद्ध हो गई। तो ये बूलर ने ओझा ने जो है ये बात कही कि ये अग्निवंशी नहीं माना जाना चाहिए, इतिहास में इनको सूर्यवंशी माना गया है। ठीक है, इसके अलावा चौहानों की जो वंशावली दी है, जो चौहानों की वंशावली चंद्रवरदाई ने लिखी है, तो चौहानों की वंशावली जो है, जिस तरीके से उन्होंने दे रखी है क्रम से जो राजाओं के नाम है, वो वास्तव में इतिहास सम्मत नहीं है। इतिहास में वो नाम कहीं भी नहीं मिलते। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम जो है कर्पूरी देवी इसमें दिया गया है पृथ्वीराज रासो में, जबकि पृथ्वीराज रासो की माता का नाम इतिहास में ऐसा कहीं पर भी ये नाम नहीं आता है। ठीक है, तो ये नाम, इसकी वजह से ओझा ने जो है इस पर आक्षेप लगाया। तो माता का नाम, उनके वंश का नाम, पुत्र का नाम, तो ये सब चीज़ें गलत साबित कर दी ओझा ने कि ये बिल्कुल भी अप्रामाणिक है, बिल्कुल अप्रामाणिक है। इसमें कहीं भी प्रामाणिकता नज़र नहीं आ रही, इसमें कहीं भी ऐतिहासिकता दिखती नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं बहुत से राजाओं के कल्पित नाम। ये मैंने ऊपर आपको बताया ही था कि इसमें जो राजा थे वो उनके बहुत से राजाओं के कल्पित नाम दिए गए थे, मतलब कहीं सुने ही नहीं है इतिहास में, और वो सारे राजाओं के नाम उसमें आ गए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक घटना दे रखी है पृथ्वीराज रासो में कि जो गुजरात के राजा थे भीमदेव, उनके द्वारा पृथ्वीराज के पिता की हत्या की गई। ठीक है, ये घटना जो है पृथ्वीराज रासो में दे रखी है, लेकिन इतिहास में ये घटना कहीं भी नहीं आती कि पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु जो है वो राजा भीमदेव ने, गुजरात के राजा भीमदेव ने की थी, हत्या की थी। तो ये बात कहीं भी इतिहास में नहीं आती है। इसके अलावा 11 से लेकर 36 वर्ष तक 14 विवाह, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के 11 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक ये दिखाया गया है, ये वर्णित है पृथ्वीराज रासो में कि उनके 14 विवाह हुए थे, 14 राजकुमारियों से विवाह हुए थे, जबकि इतिहास में इन विवाहों का कहीं भी वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल द्वारा दिल्ली का राज्य प्रदान करना, ये बात सच है कि अनंगपाल जो थे इनके नाना थे,
और अनंगपाल के द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य दे दिया गया। ये बात कहीं भी इतिहास में नहीं लिखी गई है कि पृथ्वीराज को अनंगपाल ने राज्य अपना दिल्ली का दे दिया था। ठीक है, ये बात कहीं भी नहीं दिखाई देती है, तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। इसके अलावा संयोगिता स्वयंवर, जो संयोगिता स्वयंवर था वो ठीक है, संयोगिता से शादी हुई थी, संयोगिता से विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन इस तरह से जैसे उसमें घटनाएं बताई गई हैं कि संयोगिता ने जो है जयमाला जो है डाल दी और संयोगिता का स्वयंवर हुआ, तो जयचंद से रिलेटेड जो घटनाएं बताई गई हैं, संयोगिता स्वयंवर से रिलेटेड घटनाएं, वो सारी घटनाएं इतिहास में कहीं भी नहीं दी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो घटनाएं थी ये भी इन्होंने निराधार मानी। ठीक है, किन्होंने? ओझा जी ने। उसके बाद बाण भेद की घटना जो लास्ट में बताते हैं कि जो शब्द भेदी बाण चलाया था पृथ्वीराज चौहान ने, गौरी जो है वो पराजित हो गया था, गौरी को मार गिराया था, तो ये जो घटना ये भी इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, ये घटना भी इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये जो घटना बताई है कि गजनी में जो है बाण भेद की जो घटना है, ये बिल्कुल भी नहीं इतिहास सम्मत है, बिल्कुल भी इतिहास सम्मत नहीं है। ओझा जी ने जो है इसके विषय में ये बात कही, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो है वास्तव में रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, कपोल कल्पित मनमानी कथाएं हैं इसमें। ठीक है, ये आपको शायद पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसके नीचे मैंने लिख रखा है कि रामकुमार वर्मा ने क्या कहा कि ये कपोल कल्पित, ये देखिए अब आपको दिख रहा है, कपोल कल्पित मनमानी कथा है। ठीक है, कपोल कल्पित मनमानी कथा किसने कहा पृथ्वीराज रासो को? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो ये सारे कारण जो हैं बनते हैं इसकी अप्रामाणिकता के। ठीक है, कि अप्रामाणिकता कैसे इसकी साबित होती है, कैसे सिद्ध होती है, और इन लोगों ने ये तथ्य दी। हालांकि और भी कुछ तथ्य हैं, इसी ये जो मैंने तथ्य बताए इन्हीं से मिलते जुलते तथ्य हैं, तो ये सारे तथ्य सामने आए जिसकी वजह से इसको अप्रामाणिक माना गया। तो अब चलते हैं कि ये जो अप्रामाणिक बातें हैं इनको प्रमाणिक कैसे सिद्ध किया गया विद्वानों के द्वारा, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इनके अलावा आप 2 पॉइंट्स और देख लीजिए। देखिए, काल वैषम्य और भाषा वैषम्य। काल वैषम्य घटना वैषम्य लगभग एक ही जैसे हैं कि काल जो है वो नहीं मिलता है, समय मिलता नहीं है घटनाओं से। इसके अलावा भाषा वैषम्य। ठीक है, भाषा वैषम्य से क्या तात्पर्य है कि जो चंद्रवरदाई थे उन्होंने अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करा है, राजस्थानी, अपभ्रंश, इसके अलावा ब्रज भाषा है ना, तो कई सारी भाषाएं मतलब मिश्रित रूप से इन्होंने प्रयोग की हैं। ठीक है, तो ये जो भाषाओं का प्रयोग है, इतनी अधिक भाषाओं का, तो ये बात उन्होंने उठाई थी अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों ने कि इतनी सारी भाषाएं जो है कैसे यूज़ कर ली गई है ना, इतनी सारी भाषाओं का कैसे प्रयोग कर लिया गया। और उस समय जो चंद्रवरदाई थे वो तो हिंदू थे, तो इतनी अरबी फारसी उन्हें कैसे आती थी, है ना। तो इस तरह के जो कुछ आक्षेप लगाए गए और कैसे इस तरह से इतनी भाषाओं को मिला करके ये ग्रंथ लिखा गया, इस बात का निराकरण ढूंढने से नहीं मिल रहा था। तो ये सब आक्षेप जो है लगाए गए। ठीक है, तो अब आती है कि इनके क्या निराकरण दिए गए, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो निराकरण दिया गया वो दिया गया इस भाषा वैषम्य की समस्या को लेकर। ठीक है, तो भाषा वैषम्य की जो समस्या थी उसको लेकर के क्या निराकरण दिया गया था, उसके लिए उन्होंने ये निराकरण दिया था कि शहाबुद्दीन गौरी ने जब आक्रमण किया, ठीक है, उससे 1.25 वर्ष पहले भी कुछ मुसलमानों ने जो है, सिंध के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। जो भाषा वैषम्य है उसकी स्थिति से निपटने के लिए ये बात कही कि सिंध और मुल्तान पर मुसलमान जो है उन्होंने आक्रमण किया था, यानी मुसलमानों का प्रादुर्भाव पहले से था। और चंद्रवरदाई जो है जिस माहौल में पले थे उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान मतलब अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग होता था। ठीक है, ये बात कही कि चंद्रवरदाई जो हैं लाहौर के निवासी थे और इसलिए अरबी फारसी के शब्द जो है उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, चूंकि वो खुद लाहौर के थे, तो आप समझ रहे हैं लाहौर, अच्छा पंजाबी भी है पृथ्वीराज रासो में, पंजाबी भी दिखती है, तो लाहौर के हैं तो सीधी सी बात है पंजाबी, राजस्थानी, ये सब आसपास के क्षेत्र हैं ना, पंजाबी, राजस्थानी, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है, सभी भाषाओं का प्रयोग इसीलिए मिलता है। तो ये निराकरण जो है दिया विद्वानों ने कि भाई वो लाहौर के निवासी थे, और चूंकि मुसलमानों का आक्रमण पहले भी हो चुका था, पहले से ही ये शब्द जो है कहीं ना कहीं परिवेश में ढल चुके थे,
मस्तिष्क में लाए जा चुके थे, ठीक है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग पहले से किए जाने लगा था, तो यहाँ पर इस समस्या का समाधान दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो अगली जो समस्या थी उसका समाधान दिया गया। जो काल वैषम्य की जो प्रॉब्लम थी, काल वैषम्य को लेकर के जो बात कही गई, तो उसको लेकर के एक जो कर्नल टाट थे, आपको मालूम है सबसे बड़े उद्धारकर्ता थे, तो उन्होंने एक बात नोट की। उन्होंने ये बात नोट की, जो पृथ्वीराज रासो के जो समय दे रखे हैं, जो भी समय दे रखा है पृथ्वीराज रासो का, उस समय में और जो इतिहास में जो वास्तविक समय है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड जो वास्तविक समय है उसमें 100 वर्षों का अंतर आ रहा है, ठीक है। यानी पृथ्वीराज रासो में जो समय दे रखा है और इतिहास में जो वास्तविक समय दे रखा है, उन उन कालों में 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का निराकरण क्या किया गया? इस बात का ये निराकरण किया गया, जो डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या थे, उन्होंने ये बात कही थी कि वास्तव में उस समय एक ऐसा संवत चलता था जिसका नाम था आनंद संवत, ठीक है। उसका नाम आनंद, हालांकि ये एक कल्पित संवत है, ऐसा कोई इतिहास में भी ये बात नहीं है कही गई है, लेकिन ये बात मानी गई कि आनंद नाम का एक संवत चला करता था उस समय, जिसमें वास्तव में जो हमारा जो वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनकी जो सन दे रखी होती है, तो उनमें और आनंद संवत जो चला था उसके कालों में, यानी उसके समय में 100 वर्षों का अंतर है। यानी जैसे कि विक्रम संवत में और अपना जो ये ईस्वी, इनमें अगर हम निकालते हैं ना, तो आपको मालूम है कि अंतर होता है। उसी तरीके से 100 वर्षों का अंतर था, किसमें? आनंद संवत में, और ये जो हमारी ईस्वी जो हम इस समय देखते हैं विक्रम संवत, ठीक है। तो इन दोनों में जो अंतर था वो कितना था? 100 वर्षों का था। तो उन्होंने ये बात कही पांड्या ने कि उस समय एक संवत, एक कल्पित संवत उन्होंने बताया, जो कि जिसका नाम था आनंद संवत। उन्होंने इस समस्या का ऐसे निराकरण किया, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसे प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था कि इसकी जो शुरुआत हुई थी पृथ्वीराज रासो की, ये शुक-शुकी संवाद से हुई थी, ठीक है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है, और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि कौन से विद्वान पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद से जो है संबंधित मानते हैं, ठीक है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने ये कहा कि शुक-शुकी से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इसमें जो है 7 सर्ग प्रमाणिक माने जाते हैं, ठीक है। 7 सर्ग जो हैं इसके प्रमाणिक हैं। आप ये बात लिख लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही थी कि 7 सर्ग इसके प्रमाणिक हैं, ठीक है। 7 सर्ग प्रमाणिक जो थे उनमें से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप नोट कर लीजिए, इसमें जो आरंभिक सर्ग था वो उन्होंने बिल्कुल सही माना है, ठीक है। जो आरंभिक सर्ग था उसको सही माना है। इसके अलावा शशिव्रता का जो विवाह था, ठीक है, वो उन्होंने सही माना। शशिव्रता जो कि पृथ्वीराज रासो की रानी थी, उसका विवाह जो है उसके बारे में बिल्कुल सही बात कही है। शशिव्रता का विवाह जो था वहाँ पर पकड़ना, तो ये सारी बातें ये भी क्या है? सही हैं बिल्कुल। इसके अलावा कैमासवध, ठीक है, ये घटना भी बिल्कुल सही मानी गई, कैमासवध की घटना। इसके अलावा इच्छिनी का विवाह, ठीक है, इच्छिनी का विवाह जो हुआ था ये भी बिल्कुल सही घटना थी। इसके अलावा तोमर और पहाड़ का शहाबुद्दीन, तोमर और जो पहाड़ के राजा थे शहाबुद्दीन से उनका जो संघर्ष दिखाया गया है। इसके अलावा संयोगिता का विवाह, ये घटना भी बिल्कुल सही बताई गई है। तो ये कुछ घटनाएं थी। इसके अलावा गौरी वध की घटना, ये कुछ 7 घटनाएं ऐसी थी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिल्कुल सही मानी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही घटना है और इतिहास सम्मत है। तो वो शुक-शुकी से इसकी शुरुआत मानते हैं और इतिहास सम्मत मानते हैं। तो इस तरह से विद्वानों ने अप्रमाणिक घोषित किया, लेकिन बहुत से विद्वान ऐसे थे जिन्होंने अपनी बात रख करके इन सभी जो भी समस्याएं थी प्रामाणिकता को लेकर, उनका निराकरण ढूंढा और अपनी बात इस तरह से कही, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ कारण और निवारण बताए हैं, किस तरह से प्रामाणिकता को लेकर के जो भी आक्षेप लगाए गए और उनका कैसे निराकरण किया विद्वानों ने। तो अगले वीडियो में, अब जो है लगभग ख़त्म ही हो चुका है, अब मैं आपको ट्रिक से जो है बता दूंगी कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा रासो के बारे में।
कुछ इसके काव्य सौष्ठव के बारे में कुछ चीज़ें छोटी मोटी 2-4 मिनट की वो बता दूंगी। इसके अलावा बाद जो है आपका ये ख़त्म हो जाता है पृथ्वीराज रासो। और आदिकाल में कुछ ट्रिक्स वगैरह बची हैं, कुछ कवियों के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं वो बची हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगी और जल्दी से जल्दी अब मैं भक्ति काल की शुरुआत करूंगी। और भक्ति काल की शुरुआत जो है कर दूंगी और ये मेरा चलता रहेगा भक्ति काल। लेकिन जल्दी ही मैं किसी दिन संडे में या मैं आपको टाइम बता दूंगी, तब आप जो है ये आदिकाल बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जल्दी से जल्दी 4-5 दिन बाद देखती हूँ, मैं लाइव क्लास लेने की कोशिश करूँगी और एक टेस्ट टाइप का आपका हो जाएगा जिसमें आपको के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, थोड़ा विचार विमर्श कर लेंगे जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आज टॉपिक प्रामाणिकता का जो है ये आज ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो है मैं आपको आगे भक्ति काल का टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया हुआ अभी भी। और जो है मुझे ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि क्यों डिसलाइक हो रहे हैं, क्या चीज़ आपको बुरी लगी। और इसके अलावा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ अच्छी जानकारी मिली और इसमें क्या क्या मुझे अगर कोई सुझाव है, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वो भी बताइए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।